गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 2 सितंबर का अपना द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एससीओ हेड्स कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटैक। तो जितने भी 10 मेंबर्स हैं एससीओ के, उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया टेररिज्म को इन ऑल इट्स फॉर्म, स्पेसिफिकली जो है पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ इंडिया में और खुरदार अटैक पाकिस्तान में। और बोला कि जो भी कितने क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट जो है, इनको एंड होना चाहिए। और अब यूनिलेटरल कोएर्सिव मेजर्स जैसे कि यूएस टैरिफ लगा रहा है एक तरफा, वो वायलेट करते हैं यूएन चार्टर को और डब्ल्यूटीओ रूल्स को। तो उन्होंने बोला कि ये कोएर्सिव मेजर्स जो है वायलेट करते हैं इनको। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कोल्ड वॉर मेंटालिटी को और बोला कि वो बुलिंग बिहेवियर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और समिट ने फोकस किया स्ट्रेंथन करने के लिए ग्लोबल साउथ को एमिड जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं उस पे। और जी जिनपिंग ने प्रपोज किया ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो कि बेस्ड होगा सॉवरेन इक्वालिटी पे, मल्टीलेटरलिज्म पे और रूल ऑफ लॉ, पीपल सेंट्रिक अप्रोच, इन सब पे बेस्ड होगा। और जियो पॉलिटिकल इशूज़ की बात करें तो इसराइल गाज़ा वॉर पे मेंबर्स ने एक्सप्रेस किया डीप कंसर्न, कंडेम किया जो स्ट्राइक जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ जिसकी वजह से हो रही हैं। और जो भी ईरान इज़राइल जो है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे जो अटैक हुआ उसको कंडेम किया गया। और अफ़गानिस्तान के लिए एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट विद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एथनो पॉलिटिकल ग्रुप्स पीस के लिए ये इसके लिए बेसिकली पुश किया गया। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें कि सारे मेंबर्स ने सपोर्ट एक्सटेंड किया है एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इसका एक जो पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारे पीओके रीजन से होके गुजरता है। और 2 बिलियन युआन जो है ग्रांट किया गया मेंबर कंट्रीज को। अर्ज किया गया अर्ली क्रिएशन ऑफ एससीओ डेवलपमेंटल बैंक। फिर इसी से रिलेटेड एक पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है, पीएम क्वेश्चंस ओपन सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बाय सम कंट्रीज। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि क्या कुछ कंट्रीज के द्वारा ओपन सपोर्ट जो टेररिज्म को दिया जाता है, क्या वो एक्सेप्टेबल है। और उन्होंने बोला कि एससीओ का जो एस है वो सिक्योरिटी भी उसका मीनिंग होना चाहिए। और उन्होंने जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ 22 अप्रैल को, उन्होंने बोला कि ये प्रूफ है डिस्गस्टिंग टेररिज्म का, डिस्गस्टिंग फेस का। और कोई भी डबल स्टैंडर्ड जो टेररिज्म पे हैं वो नहीं चलने चाहिए और हमें उसको हर फॉर्म्स और कलर्स में अपोज करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि ये टेररिज्म नॉट जस्ट इट्स अ चैलेंज, नॉट जस्ट फॉर वन कंट्री बट फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। और स्ट्रेस किया कोऑर्डिनेटेड एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, फाइनेंसिंग एंड रेडिकलाइजेशन। और थैंक किया सारे एससीओ कंट्रीज को फॉर शोइंग देयर सॉलिडारिटी आफ्टर पहलगाम अटैक। और कनेक्टिविटी की बात करें तो चाबहार पोर्ट जो है जो ईरान में है और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, हाईलाइट किया इन सबको, दोनों को की प्रोजेक्ट्स हैं। और बोला कि ये प्रोजेक्ट जो है बूस्ट करेंगे कनेक्टिविटी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। और सपोर्ट किया एससीओ के रिफॉर्म एजेंडाज को, वेलकम किया सेंटर्स जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब पे। और बोला कि कई सारे जो है सिमिलर रिफॉर्म्स होने चाहिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है ये उसी से रिलेटेड है, मोदी मीट्स पुतिन इन तियानजिन एससीओ समिट के साइडलाइंस पे फॉर एक्सपेडाइटेड सीज फायर इन यूक्रेन। तो मोदी जी ने पुतिन से को बेसिकली यूक्रेन वॉर में सीज फायर प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना ज़रूरी है ऐसा बोला। और दोनों लीडर्स ने रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर बात की, इंक्लूडिंग यूक्रेन पीस एफर्ट्स। तो बेसिकली पुतिन ने इंडिया रशिया टाइज को स्पेशल, फ्रेंडली और ट्रस्टिंग बोला, कहा। और दोनों ने रीअफर्म किया कि इंडिया और रशिया का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग और प्रिविलेज्ड है। मोदी जी ने इनवाइट किया पुतिन को इंडिया रशिया एनुअल समिट 23rd एडिशन के लिए इस साल जो दिसंबर में है। और पुतिन का क्या स्टैंड है यूक्रेन पे, बेसिकली पुतिन ने बोला कि क्राइसिस की जो वजह रशिया का अटैक नहीं बल्कि 2014 में जो कूप किया गया था यूक्रेन में, जो वेस्ट बैक्ड है, वेस्ट कंट्रीज़ के द्वारा बैक्ड है। और दूसरा रीज़न उनके हिसाब से ये है कि वेस्ट का जो नाटो एक्सपेंशन हो रहा है और यूक्रेन को नाटो में खींचने की कोशिश है। तो ये दोनों रीज़न मेन रीज़न है।
फिर दोबारा से हम अपने फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, विल एक्सेप्ट क्लेम्स ऑन ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अंटिल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन। तो हमें जैसा पता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में कराया गया, जिसमें कि जो है 65 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। तो उसी के लिए जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की डेट है वो मंडे को ख़त्म हो गई। और बट अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि 24 बेसिकली जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस हैं उनको बेसिकली जो है जो असेंबली के नॉमिनेशन डेट है उस डेट तक की लास्ट डेट तक एक्सेप्ट होंगे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस। और ये सारी अगर जो है लिस्ट में नाम अगर 30 सितंबर को पब्लिश होने वाली फाइनल लिस्ट में नहीं आया है उनका नाम, तो बाद में सेपरेट एडिशंस होंगे उसमें। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, मुंबई में 43 ईयर ओल्ड जो है मनोज जारंग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज़ाद मैदान में, इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर हैं। उनकी डिमांड ये है कि 10% जो है कोटा दिया जाए मराठास को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशंस में अंडर ओबीसी कैटेगरी। और तो बेसिकली अब प्रोटेस्ट एस्केलेट हो गए हैं, बट कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि ट्यूसडे नून तक जो है सारे प्रोटेस्टर्स को मुंबई के स्ट्रीट से हटाने के लिए बोला गया है। और बोला गया है कि कोई भी नए एजिटेटर सिटी में ना आए और मनोज जारंग पाटिल की हेल्थ खराब हो तो उन्हें मेडिकल केयर दी जाए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, उन्होंने लॉन्च किया एक वैदिक क्लॉक। और इस वैदिक क्लॉक का नाम बेसिकली विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है और उसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो एम ये है कि जो हिंदू पंचांग, रिलीजियस कैलेंडर और ट्रेडिशनल टाइम जो कैलकुलेशन है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करना। और ये बेसिकली उन्होंने बोला कि ये वैदिक सिस्टम और टाइम कैलकुलेशन इंडिया के साइंटिफिक और कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। और जो ऐप है ये 189 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रूल्स 2025 नोटिफाई किए हैं, जिसमें 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा जो अग्निवीर्स हैं उनको स्टेट सर्विसेज में ग्रुप सी यूनिफॉर्म पोस्ट में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, 2 more डाई ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन इन केरला। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है, ये बेसिकली एक रेयर डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेफर करता है, अमीबिक डिजीज़ है। और जिसे साइंटिफिक नाम बेसिकली बोलते हैं नेगलेरिया फॉलेरी। और ये एक फ्री लिविंग अमीबा है जो कि यूजुअली वार्म फ्रेश वाटर में रहता है, जैसे कि लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स में मिलता है। और ये नोज़ के थ्रू जो है बॉडी में घुसता है। और जब इंसान कंटेमिनेटेड पानी से स्विमिंग पूल में डाइव करता है उस टाइम पे, और फिर ये धीरे नोज़ से फिर धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंच जाता है और फिर ये इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। और फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा केसेस फैटल होते हैं जिसमें डेथ हो जाती है। और इसका कोई भी प्रिवेंशन, कोई भी गारंटीड क्योर नहीं है। और कुछ ड्रग्स जैसे कि यूज़ होते हैं इसमें, बट अर्ली डिटेक्शन बहुत क्रूशियल है इसमें। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बेसिकली 3 MOU साइन किए 3 जर्मन फर्म्स के साथ 3200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसमें पहली जो फर्म है उसमें जिससे MOU किया है नॉर्ग बर्मीज, जो कि बेसिकली मुनिच में बेस्ड है। और ये बेसिकली कंपनी 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी तमिलनाडु में। रेलवे डोर्स और ब्रेकिंग सिस्टम प्लांट्स बनाती है और लगभग 3500 जॉब्स क्रिएट करेगी। और जो सेकंड कंपनी है नॉर्डेक्स ग्रुप, ये लगभग 1000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेगी तमिलनाडु में और 2500 जॉब्स क्रिएट करेगी। और जो थर्ड कंपनी है वो बेसिकली EBM पास्ट है, जो 201 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी और 250 पीपल्स को जॉब देगी। नॉर्डेक्स बेसिकली वर्ल्ड की लीडिंग टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और एम पास्ट जो है कि फोकस करती है एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर्स और एयर मूवमेंट सॉल्यूशंस पे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, तेलंगाना में बेसिकली गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो स्टेट की अपनी तेलंगाना एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करेगी। और ये पॉलिसी तेलंगाना राइजिंग 2047 का विज़न है, तेलंगाना राइजिंग 2047। और ये जो है पॉलिसी जो होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रोविजंस को स्टडी करके उन्हें तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट और नीड के हिसाब से अडॉप्ट करेगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इसरो सीक्स प्रपोजल फ्रॉम साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी चंद्रयान 3 डेटा। तो यहाँ पे इसरो ने एक अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी साइंटिफिक एनालिसिस के लिए जो रिलीज़ किया है। और इसके थ्रू इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया गया है
ताकि वो चंद्रयान-3 का लैंडर और जो रोवर है उसके डेटा को साइंटिफिक एनालिसिस किया जा सके। और चंद्रयान-3 ने बेसिकली 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल रीजन पे जो है हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन प्ली अगेंस्ट रोल आउट ऑफ 20% एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल नेशन वाइड। तो ये जो एथनॉल 20% ब्लेंडिंग की बात हो रही थी पेट्रोल में, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, बट उसको जो पिटिशन है उसको खारिज कर दिया गया। ऐसा आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि E20 जो है वो पुराने व्हीकल्स के साथ कंपैटिबल नहीं है और फ्यूल एफिशिएंसी जो है उससे कम हो जाती है, और जो है बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंज्यूमर चॉइसेस और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का वॉयलेशन है। बट गवर्नमेंट का डिफेंस है कि पॉलिसी का जो एम है वो शुगर केन फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना और फॉरेन एक्सचेंज जो है फॉरेक्स को बचाना, और जो एथनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन एमिशन जो है वो बेसिकली कम होंगे और क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी वो भी कम होगी और बेटर एक्सेलरेशन और राइट क्वालिटी मिलेगी। तो बेसिकली कोर्ट ने बोला कि ये पॉलिसी मैटर और इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे और रिजेक्ट कर दिया पिटीशन को। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हैज़ ऑफर्ड टू रिड्यूस टैरिफ टू ज़ीरो बट इट इज़ गेटिंग लेट सेज डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है, क्लेम है उनका कि इंडिया अब जो है ऑफ़र कर रहा है ज़ीरो टैरिफ करने को, लेकिन उन्होंने बोला कि ये ऑफ़र बहुत लेट आया है और ट्रंप ने इंडिया यूएस ट्रेड को बेसिकली वन साइडेड डिज़ास्टर बोला। और क्योंकि इंडिया ने हमेशा अमेरिका से हाई टैरिफ चार्ज किए जिसकी वजह से यूएस बिजनेस इंडिया में प्रॉपर्ली सेल नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ज़्यादा ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से जो है वो ख़रीदता है, यूएस से बहुत कम ख़रीदता है। और कुछ दिन पहले ही जो है जैसा कि पता है 50% टैरिफ लगा दिया था जो इंडियन इम्पोर्ट्स हैं यूएस में उन पे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स टू ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव सेक्स एजुकेशन प्ली। तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डायरेक्शन दिया था कि स्कूल्स में कॉम्प्रिहेंसिव जो सेक्सुअल एजुकेशन है उसको इंक्लूड किया जाए, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और पिटिशनर्स का आर्गुमेंट है कि सेक्सुअल एजुकेशन में जेंडर सेंसिटाइजेशन और ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और एनसीईआरटी और जो स्टेट काउंसिल हैं ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उन्होंने अपने सिलेबस में अभी तक जेंडर जो इक्विटी है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर डाइवर्सिटी और सेक्स वर्सेस जो है जेंडर के कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली इंक्लूड नहीं किया है। और ये जो ऑमिशंस हैं ये बेसिकली ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के ऑब्लिगेशंस का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने वही नोटिस इशू करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनसीईआरटी और जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है उनको 6 वीक्स के अंदर रिप्लाई देने को कहा है। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक ऐप लॉन्च किया है, आदिवाणी ऐप। तो ये बेसिकली एक ट्रांसलेशन ऐप है और वेबसाइट है, बीटा वर्जन उसको लॉन्च किया डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। पर्पज़ क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो कम्युनिकेशन गैप को कम करना, ट्राइबल यूथ को डिजिटल एम्पावरमेंट देना, ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना, लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन। और ऐप आदिवासी लैंग्वेजेस को जो है हिंदी और इंग्लिश के बीच ट्रांसलेट कर सकता है। जो फर्स्ट फेज़ में सपोर्ट कर रहा है लैंग्वेजेस वो गोंडी, भीली, मुंडारी, संथाली, कुई और गारो है। नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यू बैराबी सैरांग रेल लाइन सेट टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन मिज़ोरम। तो बेसिकली यहाँ पे बैराबी सैरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है ये, और इसे बेसिकली इनॉग्रेट किया जाएगा सितंबर के सेकेंड वीक में। और कनेक्टिविटी का है, मिज़ोरम की जो कैपिटल है ऐज़वाल को पहली बार जो है नेशनल रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। लाइन बेसिकली सिलचर जो असम है और से असम, त्रिपुरा, अरुणाचल के साथ जो है इंटीग्रेशन होगा इसका। और फ्यूचर प्लान है कि इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम को भी 2030 तक जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा। और पहले रोड से 10 घंटे लगते थे सिलचर से एसेंशियल आइटम्स लाने में, अब सिर्फ जो है 3 घंटे लगेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, लार्जर बेंच टू रूल इफ माइनॉरिटी रन स्कूल्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच को रिफ़र किया है एक सवाल कि क्या जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं वो पूरी तरह से आरटीआई राइट टू एजुकेशन एक्ट के से एग्जेम्प्ट होते हैं या नहीं। तो बैकग्राउंड क्या है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसका सेक्शन 12(1)(c) कहता है कि हर स्कूल को 25% सीट्स जो है वो रिजर्व करनी होंगी वीकर और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके बच्चों के लिए एंट्री लेवल पर। तो लेकिन जो है 2014 में एक जजमेंट आया जो है जिसका नाम है प्रामिती एजुकेशनल और कल्चरल ट्रस्ट जजमेंट। उसमें बेसिकली 5 जज बेंच ने बोला कि माइनॉरिटी एजुकेशंस को राइट टू एजुकेशन एक्ट उन पे अप्लाई करना बेसिकली उनकी माइनॉरिटी कैरेक्टर और ऑटोनॉमी को वायलेट करता है। इसलिए उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट के से कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का 2025 का ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो 2014 का वर्डिक्ट है वो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का फाउंडेशन जो होता है उसको अंडरमाइन कर दिया गया है उस जजमेंट में। और अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्ट हो गए तो कॉमन जो स्कूलिंग विजन है वो टूट जाता है। इंक्लूसिविटी और एजुकेशन इक्वालिटी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है और ये डिवाइड करता है और रीइंफोर्स करता है इंस्टीड ऑफ जो है यूनाइटिंग द चिल्ड्रंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी। तो उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि माइनॉरिटी स्टेटस का मिसयूज़ हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस जो है वो डिलिबरेटली अपना जो स्टेटस है वो चेंज कर लेते हैं राइट टू एजुकेशन के जो ऑब्लिगेशन है उससे बचने के लिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, ये आर्टिकल बेसिकली जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और जो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करता है। तो बोलते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसका जिसका मतलब है कि क्वालिटी हेल्थ केयर जो है सबको मिले, चाहे पेमेंट की कैपेसिटी हो या ना हो। और भोर कमेटी जो 1946 की है उसका विजन पहली बार जो है हाईलाइट किया। तो करंट सिनेरियो क्या है कि इंडिया भी यूनिवर्सल हेल्थ जो केयर है उससे काफ़ी दूर है और गवर्नमेंट्स को इल्यूजन क्रिएट कर रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और जो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उससे यूनिवर्सल हेल्थ जो कवरेज है वो अचीव हो जाएगा। फिर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत जिसे बोलते हैं, ये 5 लाख रुपए पर हाउस होल्ड पर ईयर देता है और इन पेशेंट केयर के लिए सिर्फ। और कवरेज जो है 58.8 करोड़ इंडिविजुअल्स का है, बजट 12,000 करोड़ का है। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम 2/3 जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बजट है वो प्राइवेट सेक्टर को जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो प्रॉफिट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो प्रॉफिट सीकिंग सिस्टम है इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्ट्रेंथनिंग। सेकंड जो बताते हैं, हॉस्पिटल फोकस किया गया है इन पेशेंट केयर को, सिर्फ इन पेशेंट केयर और केयर की नेग्लेक्ट किया जा रहा है जो प्राइमरी और आउट पेशेंट केयर है, जिसकी वजह से अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन और हाई कॉस्ट जो है बढ़ता है। और थर्ड जो बोलते हैं कि यूटिलाइजेशन काफ़ी लो है, ऑफिशियल कवरेज जो है 80% पॉपुलेशन का है, लेकिन सिर्फ 35% इंश्योर्ड जो पेशेंट्स हैं उनको ही एक्चुअल बेनिफिट जो है इससे मिल रहा है। अवेयरनेस और जो अवेयरनेस और एक्सेस इश्यूज जो है स्पेशली जो है मार्जिनलाइज्ड और पुअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। और डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन कैसे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं प्रेफर करते हैं जो अनइंश्योर्ड लोग हैं, अनइंश्योर्ड जो हायर चार्जेस पे कर सकें, और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है प्रेफर करते हैं जो इंश्योर्ड हैं एक्स्ट्रा फंडिंग के लिए। और इसकी वजह से जो है क्रिएट करता है बायस ट्रीटमेंट में। ये प्राइवेट अनइंश्योर्ड को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बहुत कम है और इनका यूजुअली चार्ज बहुत हाई रहता है। प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योर्ड को इसलिए करते हैं क्योंकि जो है इनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के लिए मिल जाए एटलीस्ट। रीइंबर्समेंट जो है काफ़ी स्लो है और डिलेड पेमेंट्स रहते हैं। करप्शन और फ्रॉड की बात करते हैं कि जो है काफ़ी सारे डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट होता है, ओवर चार्जिंग होता है इंश्योर्ड पेशेंट्स का, अननेसेसरी प्रोसीजर्स होते हैं और ट्रांसपेरेंसी जो है वो मिसिंग है, ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो मिसिंग है। तो ये सारी बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। कोर इश्यूज़ क्या है? इंश्योरेंस स्कीम जो है पेन किलर्स हैं, सिर्फ इंश्योरेंस स्कीम पेन किलर्स हैं। दे आर नॉट द क्योर्स। दे डोंट सॉल्व द क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट, जो लोगों का अंडर इन्वेस्टमेंट है इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रा। यहाँ पे बोलते हैं इंडिया की जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है वो सिर्फ 1.3% ऑफ जीडीपी है
और ये 2022 का डेटा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, और वर्ल्ड एवरेज जो है 6.1% ऑफ द जीडीपी है। Insurance is not equal to universal health coverage. India needs serious investment in public health infra plus primary care strengthening. Without this, schemes like Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana remains only partial relief, not a sustainable solution. जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, नॉइज पोल्यूशन इज राइजिंग बट पॉलिसी इज फॉलिंग साइलेंट। तो नॉइज पोल्यूशन के बारे में बोलते हैं। इंडियन सिटीज़ में जो डेसिबल लेवल्स हैं, जो नॉइज़ को मेज़र करने का एक यूनिट होता है, तो बेसिकली इन लेवल्स को जो है रेगुलरली सेफ लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। ये स्पेशली जो स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स और रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास। ये आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ और डिग्निटी को इम्पैक्ट करता है। और 2011 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है शुरू किया, लेकिन वो अब सिर्फ एक पैसिव रिपोर्ट डेटा रिपोजिटरी बन के रह गया है। एनफोर्समेंट वीक है, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। यूरोप की बात करते हैं कि यूरोप में जो नॉइस इंड्यूस्ड हेल्थ इश्यूज़ हैं और उनके जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, डायरेक्टली पॉलिसीज़ जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं उनको शेप करते हैं। इंडिया में वहीं पर इंस्टीट्यूशन साइलेंस हैं, और नॉइस पॉल्यूशन जो रूल्स हैं उन पर एग्जीक्यूशन सिंबॉलिक है। का सिर्फ डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो सेफ लिमिट्स हैं वो 50 डेसिबल डे में, और 40 डेसिबल जो है 40 डेसिबल नाइट में है। लेकिन बेंगलुरु, दिल्ली जैसे सिटीज़ में 65 टू 75 डेसिबल तक चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि एक्सेसिव नॉइस जो है फंडामेंटल राइट टू लाइफ और डिग्निटी को वायलेट करता है। और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है इसका कि 2025 की जो एक स्टडी है उसने दिखाया कि एक ही रात में नॉइस पॉल्यूशन से बर्ड्स के स्लीप और सॉन्ग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए। ये इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का सिग्नल है। और पब्लिक आउटरीच मिसिंग है, क्योंकि हॉकिंग, ड्रिलिंग, लाउड स्पीकर्स को नॉर्मल मानते हैं। नॉइज़ इनविजिबल पॉल्यूटेंट है, दिखता नहीं है, लेकिन हेल्थ और जो मेंटल पीस है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या किया जाना चाहिए? ऐसा बोलते हैं कि जो नन्नमन पोर्टल है, बेसिकली नेशनल एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क, उसको जो है डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। लोकल बॉडीज़ को रियल टाइम जो नॉइस डेटा है और एक्शन को का जो है उनको पावर मिले। और लिंक किया जाना चाहिए मॉनिटरिंग जो है वो एनफोर्समेंट के साथ। डेटा विदाउट पेनल्टीज इज़ यूजलेस। अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए कि जो है कोई भी हॉकिंग दिन में से आगे बढ़कर सस्टेन्ड कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स ऐसे कि जो नो हॉकिंग डे से आगे बढ़कर सस्टेन्ड कैंपेन्स लगने चाहिए। अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, सिटीज़ को सोनिक एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो डिज़ाइन किया जाना चाहिए। सोनिक सिविलिटी का मतलब है कि जो है शहरों में आवाज़ पे जो है एक रिस्पॉन्सिबल नॉइज़ पे रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल कल्चर डेवलप करना। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ सेरेब्रो, द ब्रेन टूल डेवलप्ड इंडिजिनसली। हमने थोड़े दिन पहले भी पेपर में देखा था सेरेब्रो के बारे में। तो ये बेसिकली डिटेक्ट करता है, जो सेरेब्रो टूल है वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज के केसेस डिटेक्ट करता है, जैसे इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो गई और ब्रेन स्वेलिंग हो गई। ये सारे जो है डिटेक्ट करता है। तो ये एक हैंड हेल्ड पोर्टेबल इन नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टूल है, और रिजल्ट बेसिकली 1 मिनट के अंदर दे देता है। सेफ़ है इन्फेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, और यूज़ कर सकते हैं जो पैरामेडिक्स या इवन अनस्किल्ड स्टाफ, उस वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और जो इसका बेसिकली रेडिएशन फ्री टेस्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोसिस है, कलर कोडेड रिजल्ट्स आते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। और डिप्लॉय होगा सारे एम्बुलेंसेज में, ट्रॉमा सेंटर्स, रूरल क्लिनिक्स, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स यूनिट्स में। ऑलरेडी क्लिनिकल वैलिडेशन मिल चुका है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और ट्रायल्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। हर साल इंडिया में 1.5 टू 2 मिलियन जो है ब्रेन इंजरीज होती हैं, जिसकी वजह से 1 मिलियन डेथ्स भी हो जाती हैं। मेन कॉज जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रहते हैं 60%, और कोई गिर गया उससे जो है 20 से 25%, वायलेंस की वजह से 10%। और इसका इम्पैक्ट ये होता है, लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इश्यूज हो जाते हैं, मेमोरी और लर्निंग पे, फिजिकल डिसेबिलिटी, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस भी हो जाती हैं बाद में। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो बेसिकली नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग यूज़ किया गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, आईटी मिनिस्टर ऑफिशियल्स मीट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री डेलीगेट्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जितने भी रियल मनी गेमिंग ऐप्स हैं
उनको बेसिकली जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए, कार्ड गेम्स हो गए, जहाँ पैसे का रिस्क होता है, वो बैन कर दिया गया है और सिर्फ रिक्रिएशनल और जो सोशल गेम्स हैं, जैसे वीडियो गेम्स हो गए, उनको एनकरेज किया जा रहा है। तो वही इंडस्ट्री के लोग जो है वो गवर्नमेंट से मिले कि कैसे इन रूल्स को स्विफ्टली जो है इम्प्लीमेंट करना है। रीजंस क्या बताते हैं लॉ लाने के, क्योंकि इन सब गेम से लोगों में एडिक्शन हो जाता था और लाइफ सेविंग जो होती थी वो भी ख़त्म हो जाती थी। एल्गोरिदम्स के थ्रू जो है फ्रॉड और चीटिंग भी होने का रिस्क रहता था। फिर मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स राइजेस टू 17 ईयर हाई इन अगस्त। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो दिखाता है कि इकोनॉमी के जो मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है उसकी हेल्थ पे कैसी है। और इस ये इंडेक्स बेसिकली 0 to 100 के बीच होता है। अगर 50 से ऊपर है तो यानी कि ग्रोथ हो रही है उस सेक्टर में, एक्सपैंड हो रहा है सेक्टर। और अगर 50 से नीचे है तो यानी कि स्लो डाउन आ रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेक्टर। और एग्जैक्टली 50 है तो यानी कि स्टैग्नेंट है। तो ये मतलब होता है। तो अभी यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है 17 ईयर हाई पे पहुँच गया इन अगस्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों ऐसा हुआ बेसिकली, डिमांड ड्रिवन न्यू ऑर्डर्स आए और प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा है। कंपनीज ने ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है खरीदे, जॉब्स क्रिएशन भी इंक्रीज हुए, इस वजह से ये इंडेक्स बढ़ा है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।